नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एकलव्य आईएएस से। कल हमने यहाँ पर उत्तराखंड का जो रिवर सिस्टम था उसकी जो कुछ खास विशेषताएं थी हमने यहाँ पे कवर की थी। आज हम यहाँ पर उत्तराखंड का जो रिवर सिस्टम है उसको यहाँ पे वन बाय वन डिफाइन करेंगे। और कल मैंने आप लोगों को बताया था उत्तराखंड का जो रिवर सिस्टम है बेसिकली हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे यहाँ पे ये है आपका यमुना रिवर सिस्टम, गंगा और अलकनंदा रिवर सिस्टम और काली रिवर सिस्टम। तो आज हम यहाँ पर कवर करेंगे यमुना रिवर सिस्टम को। तो यमुना रिवर सिस्टम को समझने के लिए हमें उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जाना होगा। ये हमारा उत्तरकाशी जिला है और इस उत्तरकाशी जिले में यहाँ पर ये आपको एक माउंटेन दिख रही होगी। इस माउंटेन को कहते हैं बंदरपूंछ पर्वत। बंदरपूंछ पर्वत जो है ये लगभग 6320 मीटर की हाइट पर है। अब अगर ये 6320 मीटर की हाइट पर है तो डेफिनेटली ये ग्रेटर हिमालय की एक रेंज है। इस ग्रेटर हिमालय की रेंज होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ इस बंदरपूंछ पर्वत के ऊपर यहाँ पर कई सारे ग्लेशियर्स हैं और उन कई सारे ग्लेशियर्स में यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसको बोला जाता है यमुनोत्री ग्लेशियर और दूसरा है यहाँ पे स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस यमुनोत्री ग्लेशियर की। यानी बंदरपूंछ पर्वत के ऊपर है यहाँ पर यमुनोत्री ग्लेशियर और इस यमुनोत्री ग्लेशियर का जो पानी है वो रिस रिस के यहाँ पर आता है और इस पॉइंट को कहा जाता है यमुनोत्री कांठा। यानी यमुनोत्री कांठा में यहाँ पर ये नदी आएगी और यहाँ से नदी अब ओरिजिनेट हो रही है। और इस तरह से जो यमुना रिवर है इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो आपका यमुनोत्री कांठा है जो कि इस यमुनोत्री ग्लेशियर के नीचे में है। अब यहाँ से जो यमुना रिवर है ये आगे आ जाती है और यहाँ पर है ये यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम में जब ये नदी आती है तो यहाँ पर यमुना माता का मंदिर भी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम यमुना का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है थोड़ा उसको देख लेते हैं। जैसे प्राचीन काल में जो हमारा बंदरपूंछ पर्वत है इसको कालिंदी पर्वत के नाम से जाना जाता है और इस कालिंदी पर्वत से क्योंकि ये नदी ओरिजिनेट होती है तो इसलिए यमुना का एक नाम कालिंदी भी है, तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम यमुना की बात करें तो ऐसा कहा जाता है ये सूर्य भगवान की पुत्री है और यम और शनि की ये बहन है और कृष्ण भगवान की ये पटरानी मानी जाती है। तो यहाँ पर यमुनोत्री धाम में यमुना माता का ही मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण था वो सुदर्शन शाह के द्वारा करवाया गया था और बाद में प्रताप शाह ने इस मंदिर को आधुनिक रूप यहाँ पे दिया था। यमुनोत्री के बाद यहाँ से ये नदी आगे आएगी और यहाँ पर एक जगह है जिसको बोला जाता है खरसाली। इस खरसाली नाम की जगह पर यमुना में एक नदी है जिसका नाम है हिरण्यबाहु नदी। यानी यहाँ पर जो नदी है इसे कहते हैं हिरण्यबाहु नदी। हिरण्यबाहु नदी का संगम होगा खरसाली और खरसाली जो जगह है ये यमुना माता का शीतकालीन पूजा स्थल है। यानी क्योंकि जब विंटर में यमुनोत्री धाम में जब बर्फ गिर जाती है तो वहां रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए यमुना माता की जो डोली है उसको खरसाली में लाया जाता है। और खरसाली में यहाँ पर एक मंदिर है जिसको सोमेश्वर देवालय कहा जाता है, सोमेश्वर देवालय। और इस सोमेश्वर देवालय जो बेसिकली है ये शनिदेव का मंदिर है। तो यहाँ पर यमुना माता की डोली को रखा जाता है और खरसाली में विंटर्स में यमुना माता की पूजा इस मंदिर में होती है। इसके बाद यहाँ से यमुना आगे आएगी और इधर से आपका जानकी चट्टी हो गई, फूल चट्टी हो गई, आपका सयाना चट्टी हो गई, हनुमान चट्टी हो गई, राणा चट्टी हो गई, इन सारी जगहों से होते हुए आगे चलेगी। अब यहाँ पर एक चीज एग्जाम में बहुत पूछा गया था कि चट्टी, जैसे यहाँ पे ना चट्टी चट्टी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो चट्टी, इस चट्टी का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर चट्टी का जो मतलब होता है
यानी ओल्डन डेज में जब लोग पैदल यात्रा करते थे चार धाम, तो ये वहां पर यात्रियों के रुकने का स्थान होता था। तो बेसिकली चट्टी का मतलब क्या होता है कि यात्रियों का ये रुकने का स्थान होता था, वहां पर लोग स्टे करते थे और रात वहां पे रहा करते थे। तो यहाँ पर इस तरह से जानकी चट्टी, फूल चट्टी, हनुमान चट्टी, राणा चट्टी, शाना चट्टी, कई तरह के चट्टी नाम से यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो हनुमान चट्टी है, ये हनुमान चट्टी भी खरसाली के बगल में है। यहाँ पर हनुमान गंगा और यमुना का संगम होता है। अब इसके बाद यहाँ से यमुना नदी और आगे आएगी और ये आ जाती है यहाँ पर, ये बड़कोट के आसपास आ जाती है। और इधर पुरोला से इसमें एक नदी आती है जिसका नाम है कमल नदी। और इस कमल नदी की खास बात यह है, ये कमल नदी जो पुरोला से आती है, तो इस कमल नदी के घाटी के आसपास ना बहुत फर्टाइल लैंड है और वहां पर लाल रंग का चावल बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, और जिसकी वजह से वहां के जो लोग हैं उनकी एक जो इनकम का सोर्स बन जाता है लाल राइस वहां पे। तो इसीलिए यहाँ पर जो कमल नदी है उसे पुरोला का वरदान भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कमल नदी। इसके बाद बड़कोट से ये नदी आगे नौगांव होते हुए अब ये एंटर कर जाती है डामटा और नैनबाग में। हमने क्या देखा कि जो यमुना रिवर है वो जब यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो इधर से यमुनोत्री होते हुए बड़कोट होते हुए अब ये डामटा और नैनबाग में आ जाएगी। तो डामटा और नैनबाग जो है ये टिहरी में आते हैं। ये किस में आते हैं? आपके टिहरी में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यमुना रिवर उत्तराखंड के 3 जिलों से होकर जाएगी। उत्तरकाशी, भाई ये उत्तरकाशी हो गया, और ये टिहरी हो गया, और ये देहरादून। तो ये 3 जिलों से होकर गुजरेगी। तो इसके बाद अब ये डामटा नैनबाग होते हुए ये आ जाती है लाखा मंडल में, और लाखा मंडल में इसमें रिखवाड़ नदी का संगम हो जाता है। लाखा मंडल जो कि एक महाभारत कालीन पौराणिक स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान जब पांडव इस क्षेत्र में घूम रहे थे तो दुर्योधन ने उनको मारने के लिए एक साजिश की थी, और इस साजिश के तहत उसने क्या किया था कि लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। और ऐसा कहा जाता है इस लाक्षागृह की जो घटना है ना वो यहीं पर हुई थी, इस लाखा मंडल में। आज भी वहां पर उसके एविडेंस आप वहां पर देख सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने वहां पर लगभग 1 लाख शिवलिंगों की स्थापना की थी, इसीलिए इस स्थान को लाखा मंडल भी कहा जाता है। लाखा मंडल के बाद अब ये नदी आगे आएगी, और इस नदी पर यहाँ पर एक छोटी नदी मिलेगी जिसको बोलते हैं अलगाड़ नदी। अलगाड़ नदी, अब ये अलगाड़ नदी है ये यमुना की भी एक सहायक नदी है। इसके बारे में खास बात यह है, इस नदी के ऊपर मौन मेले का आयोजन होता है। मौन मेला, मौन मेले का मतलब ये हुआ, ये जो जौनसारी ट्राइब होते हैं ना, इनके द्वारा जून के लास्ट महीने में इस नदी में एक मछली मार वाला इस मेले में मछलियां मारी जाती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मौन मेला कहा जाता है। तो इसका आयोजन होता है इस अलगाड़ नदी में। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मौन मेले का आयोजन होता है अलगाड़ नदी में, जो कि यमुना की एक सहायक नदी है। इसके बाद यहाँ से ये नदी आगे आएगी, और अब ये कटा पत्थर होते हुए अब ये आ जाएगी कालसी के पास में। कालसी, अब जो कालसी है, इस कालसी में यहाँ पर एक और नदी मिल रही होती है, छोटी नदी, जिसको बोलते हैं अमलावा नदी। इसको बोला जाता है अमलावा नदी। तो बेसिकली जो कालसी है वहां पर अमलावा और इस यमुना का संगम हो जाता है, और इन दोनों के संगम पॉइंट पर यहाँ पर सम्राट अशोक का एक रॉक एडिक्ट है। यानी सम्राट अशोक का जो शिलालेख है वो इसी स्थान पर स्थित है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कालसी से जब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहाँ पर यह है डाक पत्थर, और इस डाक पत्थर और कालसी के बीच में यहाँ पर एक जगह है, इसको बोला जाता है हरिपुर। इस हरिपुर नाम की जगह में कालसी इस
यमुना नदी में टॉस का संगम हो जाता है। तो टॉस नदी और इसका संगम कहाँ पर हो रहा है? हरिपुर नाम की जगह पर, जो कालसी के पास में ही है, पर एग्जैक्टली कालसी से थोड़ा सा नीचे है, कालसी और डाक पत्थर के बीच में। तो यमुना की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा चलेंगे यहाँ पे टॉस नदी को समझ लेते हैं, ठीक है ना। कि टॉस नदी कहाँ से ओरिजिनेट होगी, और जो भी इम्पोर्टेंट है, यमुना की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है, उत्तराखंड की सबसे पश्चिमी नदी है। इसके अलावा ये हिमाचल प्रदेश और देहरादून के बीच में बॉर्डर का काम भी करती है। तो आइए समझते हैं इसको। तो बेसिकली जो ये टॉस नदी है, ये दो ब्रांचों से मिलकर बनती है। एक का नाम है सुपिन और एक का नाम है रुपिन। अगर हम सुपिन की बात करें तो ये बंदरपूंछ पर्वत के ऊपर जो यहाँ पर स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। और ये स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर वाला जो पोर्शन है ना, इसके इधर यहाँ ये पूरा यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये गोविंद नेशनल पार्क का इलाका भी है। यहाँ से सुपिन नदी नीचे आएगी और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक पर्वत है जिसको बोलते हैं फतेह पर्वत, और इस फतेह पर्वत के नीचे यहाँ पर एक खूबसूरत सी घाटी है। इस वैली को बोला जाता है हर की दून, यानी यहाँ पर क्या आपका ये हर की दून है। यानी सुपिन नदी स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है और ये गोविंद नेशनल पार्क से होते हुए ये फतेह पर्वत को क्रॉस करेगी, और फतेह पर्वत की तलहटी पर यहाँ पर है हर की दून। और हर की दून से जब ये यहाँ आगे आएगी तो यहाँ पर ये ओसला हो गया, आपका जखोल हो गया, साकरी हो गया, ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं, यहाँ पे लोग जाते हैं। और ये जो हर की दून है यहाँ पर, ये तो एक फेमस ट्रैकिंग प्लेस भी है, और जो लोग घूमने के शौकीन हैं उनके लिए तो ये जगह बहुत ही सुंदर है। सुपिन नदी आगे आएगी और ये आ जाएगी अब यहाँ पे नेटवाड नाम की जगह पर। इस नेटवाड नाम की जगह पे इसमें सुपिन में रुपिन मिल जाएगी। रुपिन नदी कहाँ से आती है? ये सामने ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है ना। और हिमाचल प्रदेश का ये है आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट, और शिमला डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ये दो जनजातीय गांव है, ट्राइबल गांव है, डोडरा और क्वार। तो इस डोडरा और क्वार के बीच में यहाँ पर जो आपको दिख रही है ना ये वैली, इस वैली को चांसल वैली बोला जाता है, यानी चांसल वैली। तो इस चांसल वैली से निकलती है रुपिन नदी, और नेटवाड नाम की जगह पे इन दोनों का संगम हो जाएगा। इस तरह से जब रुपिन और सुपिन नेटवाड में मिलेंगी तो यहाँ से अब इसका नाम पड़ जाता है टॉस या तमसा। अब इसको क्या बोला जा रहा है? टॉस बोलते हैं, या इसको यहाँ पर तमसा के नाम से भी जाना जाता है। अब ये टॉस या तमसा के नाम से आगे आएगी, और क्यूनी जो कि कहाँ पर है? देहरादून जिले में है। तो यहाँ पर ये इस क्यूनी नाम की जगह पर जब टॉस नदी आएगी तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में ही एक बड़ी खूबसूरत घाटी है जिसे हाट कोटी कहा जाता है, और हाट कोटी से एक नदी आती है, इसको बोलते हैं पाबर नदी, पाबर का, और इसका संगम हो जाएगा इस क्यूनी नाम की जगह पर। अब क्यूनी के बाद ये टॉस नदी आगे आएगी हनोल। यहाँ पर फेमस महासू देवता का मंदिर है, और ये महासू देवता जो है ये शिवजी भगवान के लिए डेडिकेटेड है, और ये जौनसारी ट्राइब का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। इसके बाद हनोल के बाद अब जो टॉस नदी है ये हिमाचल प्रदेश और देहरादून का बॉर्डर बनाते हुए आगे आएगी, और इस कालसी और डाक पत्थर के बीच में एक जगह है हरिपुर। इस हरिपुर नाम की जगह में ये यमुना से मिल जाती है, और इस तरह से ये लगभग 148 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो आपकी ये टॉस नदी है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई कितनी है आपकी 148 किलोमीटर। तो यहाँ पर अब टॉस और यमुना का संगम हो चुका है कालसी में। अब कालसी से ये नदी आगे आएगी यमुना के नाम से। देखो अभी क्या हो रहा था यहाँ पे कि भाई जो टॉस नदी है वो बॉर्डर बना रही है हिमाचल प्रदेश का और देहरादून का, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ से टॉस और यमुना मिल चुकी हैं। अब यहाँ पर ये यमुना रिवर है
और इधर से आपका ये हिमाचल प्रदेश का सिरमौर लग गया और यहाँ से देहरादून है। तो अब यमुना रिवर बॉर्डर का काम कर रही है, इसका हिमाचल प्रदेश का और देहरादून का। अब यहाँ से जब ये नदी डाक पत्थर के पास आती है तो डाक पत्थर से यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है। बैराज का मतलब होता है कि नदी के पानी को रोकना। यहाँ पर नदी के पानी को इसलिए रोका गया है कि यहाँ से कैनाल निकाली गई है और इस कैनाल को बोलते हैं शक्ति कैनाल। ये मैंने यहाँ पे लिखा है शक्ति कैनाल। तो यानी डाक पत्थर बैराज से शक्ति कैनाल निकाली गई और इधर से सामने से यमुना आगे चल रही है। अब ये शक्ति कैनाल जो यहाँ से निकाली गई है ना, इस शक्ति कैनाल से डाक पत्थर हो गया, आपका विकास नगर हो गया, यहाँ पर सिंचाई की जाती है। इसके अलावा इस शक्ति कैनाल पर यहाँ पर ढकरानी और ढालीपुर, ढकरानी और ढालीपुर नाम के दो पावर प्रोजेक्ट हैं, ठीक है ना। ढकरानी यानी ढकरानी और ढालीपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ढालीपुर दो पावर प्रोजेक्ट है इस शक्ति कैनाल के ऊपर। अब शक्ति कैनाल आसन नदी, आसन नदी ये देहरादून के आसारोड़ी क्षेत्र से आती है और यहाँ पर आसन नदी और जो शक्ति कैनाल है ना, इसके पानी को यहाँ पे मिला दिया जाता है और फिर से यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है जिसको आसन बैराज बोलते हैं। और यमुना तो सीधे सीधे यहाँ से आगे चल रही है। अब यहाँ पर शक्ति कैनाल में पानी किसका है? यमुना का है। और यहाँ से है आसन नदी। इन दोनों को फिर से रोका गया है और यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है और इस बैराज को, इस बैराज से फिर से इस शक्ति कैनाल को आगे कंटिन्यू किया गया है। ठीक, अब इस शक्ति कैनाल को फिर जब कंटिन्यू किया जाता है तो यहाँ पर इसमें एक पावर प्रोजेक्ट फिर से बनाया गया है। इधर एक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है, ठीक है, जिसको बोला जाता है कुल्हाल पावर प्रोजेक्ट। कुल्हाल, कुल्हाल पावर प्रोजेक्ट। तो ये भी, अब यहाँ से शक्ति कैनाल आगे आएगी और इधर से जो यमुना रिवर है वो आगे आ जाएगी। अब इधर से यमुना सामने सिरमौर जिले में पोंटा साहिब है, पोंटा साहिब से होते हुए आगे आ जाएगी और इधर से यहाँ पे सामने से यहाँ पर ना ये जो नदी है गिरी नदी, यहाँ पे इधर से हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से एक नदी आती है जिसे कहा जाता है गिरी नदी। इस गिरी नदी का और इस यमुना का संगम हो जाएगा पोंटा साहिब से आगे और यहाँ से आगे चलकर जो शक्ति कैनाल है ना, ये शक्ति कैनाल यहाँ पर आएगी और इस ढालीपुर नाम की जगह पे शक्ति कैनाल को इससे मर्ज कर दिया जाता है यमुना से। और ढालीपुर के बाद जो यमुना है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एंटर हो जाती है। इस तरह से जो यमुना रिवर है उसकी उत्तराखंड में एंडिंग हो जाती है और इस यमुनोत्री कांठा से लेकर और इस ढालीपुर तक इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 136 किलोमीटर, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब जो यमुना रिवर है ये सहारनपुर के बाद ये फिर एंटर हो जाती है कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा के बाद ये फिर दिल्ली जाएगी और दिल्ली के बाद फिर से कहाँ आती है? उत्तर प्रदेश में। और फाइनली इलाहाबाद में यमुना नदी का संगम किससे हो जाता है? गंगा से हो जाएगा। और इस तरीके से जो यमुना रिवर है उसकी टोटल लेंथ हो जाती है 1384 किलोमीटर, यमुनोत्री कांठा से लेके और प्रयागराज तक। तो इस तरह से जो आपका ये यमुना रिवर सिस्टम है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। कल की क्लास में हम यहाँ पर अलकनंदा रिवर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।